तो तुम्हारा पजल के 18 पार्ट में स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 63 से 69 तक, यानी कि 7 चैप्टर्स। और अगर तुमने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो तुम्हें पता है, पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे पहले रीकैप करते हैं। तो पिछली वीडियो में राजा के कहने पर बाकी राका ग्रिफिथ को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद राजा अपना सीक्रेट वेपन यूज करता है, ब्लैक डॉग नाइट्स, जो जहाँ भी जाते हैं सिर्फ तबाही मचाते हैं। और उनका लीडर इतना खतरनाक होता है कि गर्ड्स के हमलों को वो बच्चों की तरह डॉज कर रहा था। गर्ड्स समझ गया था कि ये भी ज़ोथ और स्कल नाइट की तरह ही एक डीमन है, और अब गर्ड्स ये सोच रहा है कि वो इस दानव को हराएगा कैसे। और अब आगे चैप्टर 63 रॉर ऑफ द बीस्ट। हॉक्स और ब्लैक डॉग की क्लैश में हॉक्स आसानी से उन्हें मात दे देते हैं, और बाकी के ब्लैक डॉग्स के सोल्जर्स अपने कमांडर से कहते हैं, चलिए यहाँ से निकलते हैं, अब हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। पर वो पीछे हटने के मूड में नहीं था, उसे तो गर्ड से लड़ना था। तभी सामने खड़े विशाल पेड़ को वो एक मुक्का मार के गिरा देता है। गर्ड ये देख हैरान था, क्या ताकत है ये। और उस पेड़ के गिरने से उसके बचे हुए ब्लैक डॉग्स के सिपाही दब कर मर जाते हैं। वो सब हैरान हो जाते हैं कि इसने अपने सोल्जर्स को ही मार दिया। फिर वो गर्ड्स के सामने आकर कहता है, मुझे खेलने का मन नहीं कर रहा, अब मुझे मजे करने हैं। और फिर वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है अपनी डीमन फॉर्म में, जो कि बहुत ही भयानक थी। वैसे तो ये थोड़ा थोड़ा बीच टाइटन जैसा लग रहा था। उसकी ये फॉर्म देखकर गर्ड्स के पैर कांपने लगते हैं। गर्ड्स कह रहा होता है, मुझे पहले से पता था ये भी ज़ोथ की तरह ही है। और अब वो एक पेड़ को खिलौने की तरह जड़ों सहित बाहर निकालता है और उससे गर्ड्स पर अटैक करके उसे दूर उड़ा देता है। और इसका ये वार इतना खतरनाक था कि गर्ड्स अब बेहोश हो चुका था। कैस्का उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन तभी ये बीच में आ जाता है। पीछे से उस पर तीर बरसते हैं, जो कि उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। उन हमलों से उसे कुछ होता तो नहीं है, लेकिन अब उसे गुस्सा आ जाती है, और अब वो उन्हें तबाह करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। चैप्टर 64 फॉरेस्ट ऑफ ट्रेजेडी। अब वो उस पेड़ को हथियार की तरह यूज करके उन सबको एक ही झटके में खत्म कर देता है, और कुछ सोल्जर्स को तो उनके घोड़े सहित खा जाता है। ये तबाही देखकर हॉक्स पीछे होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कैस्का गर्ड्स को उठाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे फिर कस के चाटे भी मारती है, उस पर चिल्लाकर रोती भी है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और ये सब पीछे से ग्रिफिथ देख रहा होता है। तभी वो डीमन वहां आकर कैस्का को पकड़ लेता है और कहता है, तुम काफी अच्छा खिलौना हो, लेकिन लड़कियों पर आर्मर अच्छे नहीं लगते। और फिर वो उसका आर्मर उतार के उसके कपड़े फाड़ देता है और कहता है, फिक्र मत करो, थोड़ा ही दर्द होगा। और फिर वो अपने मुंह से कांटेदार जीभ निकालता है, और वो जीभ अब कैस्का के होल की तरफ जा रही होती है। लेकिन तभी गर्ड्स आकर उसकी जीभ में अपनी तलवार घुसेड़ देता है, और वो चिल्लाता है, मेरा डिक मुंह के अंदर, क्या बॉडी है इसकी। वैसे इसके ऊपर एक जोक आया है, 18+ है, इसका सही है, खुद ही अपना मुंह में डालकर रखता है। और उसके बाद गर्ड्स उसका एक हाथ भी अलग कर देता है, जिससे कि कैस्का छूट जाती है। गर्ड्स कैस्का से कहता है, थैंक्स, तुम्हारे चाटों की वजह से मैं दोबारा होश में आ पाया। और अब गर्ड्स उससे दोबारा लड़ने के लिए तैयार था। पीछे खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या अब गर्ड्स सच में उस मॉन्स्टर से लड़ना चाहता है। गर्ड्स कैस्का से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करोगी। कैस्का कहती है, नहीं, तुम इससे अकेले नहीं लड़ पाओगे। गर्ड्स फिर चिल्लाकर बोलता है, शट द फक अप एंड हाइड, मैं इस मॉन्स्टर को अकेले ही खत्म करूंगा। चैप्टर 65 मोर्टल कॉम्बैट पार्ट 1। अभी गर्ड्स जोश में तो था, लेकिन उसका पूरा शरीर बुरी तरह दर्द कर रहा था। लेकिन वो अपनी लिमिट्स को ब्रेक करता है और हमले के लिए आगे बढ़ता है। वो भी तुरंत ही अपने हाथ से उसे जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं कैसे गर्ड्स बीच हवा में उसे डॉज कर देता है और अपनी तलवार उसके मुंह के अंदर घुसेड़ देता है। और उसके बाद उसके पैरों पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। फिर उसकी छाती पे चढ़कर उसके मुंह को बीच में से काटता है, लेकिन फिर वो अपने दोनों हाथों से उसे जकड़ लेता है और उठाकर दूर फेंक देता है। वो पेड़ों से टकराता हुआ दूर जाकर गिरता है, और इतने वो खड़ा होता, वो उछल के उसके पास आ जाता है और उसके एक कस की घुसड़ लगाता है, और फिर से वो तेजी से जंगल के अंदर उड़ता हुआ जाता है। सबको लग रहा था कि अब
गर्ड्स खत्म। वो पेड़ की डाली पर पड़ा हुआ होता है और उसका शरीर पूरा खूनम खून। फिर उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ उसने 1 साल ट्रेनिंग की थी। वो बच्ची भी उससे यही कहती थी कि तुम अगर ऐसी ट्रेनिंग करोगे तो एक दिन मर जाओगे। गर्ड्स कहता है मुझे बहुत ताकतवर लोगों से लड़ना है और उन्हें हराने के लिए मुझे उनसे भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तभी गर्ड्स की आंखें खुलती हैं और एकदम से वो अपनी तलवार घुमा के उसकी छाती पर जो आंख थी उसे काट देता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। वो कहता है अब मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें सीधा खत्म करूंगा। चैप्टर 66 मोर्टल कॉम्बैट पार्ट 2। गर्ड्स की बॉडी अब जवाब दे चुकी थी। वो सोच रहा था कि मैंने सब ट्राई कर दिया, अब मैं ऐसा क्या करूं इसे हराने के लिए। पीछे खड़ी कैस्का को गर्ड्स की काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहां जाने की भी कोशिश करती है, लेकिन जीदो उसे रोक लेता है और कहता है अगर तुम उधर गई तो उसके लिए सिर्फ बर्डन बनोगी। कैस्का कहती है लेकिन अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो वो मर जाएगा। कैस्का को रोते हुए पीछे से ग्रिफिथ देख रहा था। गर्ड्स अब बिल्कुल क्रेजी हो गया था, उसे बस कैसे भी इसे हराना था और इसके लिए वो सब ट्राई करने के लिए तैयार था। वो उसे पैरों से कुचलने की कोशिश करता है और पागल हुआ गर्ड्स उसके इस हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फोर्स इतनी ज्यादा थी और फिर से वो उड़ता हुआ पीछे घने जंगल में जाकर गिरता है। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि उसकी तलवार पर क्रैक आ चुके हैं। वो समझ गया था कि अब मेरी तलवार ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तभी उसे एक लाश पड़ी हुई दिखती है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। अब वो डीमन उसे जंगल में ढूंढ रहा होता है और तभी उसे पेड़ के पीछे एक बंदा खड़ा दिखता है, लेकिन असल में वो गर्ड्स नहीं था। वो हाथ मार कर पेड़ को गिरा देता है। तभी पीछे से गर्ड्स उस पर हमला करता है और ये भी वो नोटिस कर लेता है और उसे मुक्का मार कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत में वो एक लकड़ी से बंधा हुआ उसका आर्मर था और उसके पीछे से असली गर्ड्स निकलता है। वो अपने हाथ से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। गर्ड्स की तलवार उसके हाथ में घुसकर टूट जाती है, लेकिन गर्ड्स यही नहीं रुकता। वो अपनी टूटी हुई तलवार उसकी गर्दन में घुसेड़ देता है और उसकी गर्दन जकड़ लेता है। उसके बाद वो टक्कर मार कर जैसे तैसे गर्ड्स को गिराता है, लेकिन उसका भी बहुत खून बह चुका था। वो डीमन भी खत्म हो जाता है। कैस्का भाग कर गर्ड्स के पास जाती है और गर्ड्स थम्स अप करके इशारा करता है आई फकिंग किल दैट मॉन्स्टर, और फिर कैस्का आकर उसे गले लगाती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी कर दो यार, अब कसम वसम देना अच्छी बात नहीं है ना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडियाज के लिंक है, जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना। वहां मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी नई वीडियोस के ऊपर। चैप्टर 67 आर्मर टू द हार्ट। तो ये चैप्टर की शुरुआत होती है मिडलैंड के कैसल से, जहाँ प्रिंसेस शार्लेट जगती है। वो तुरंत ही अपनी दासी से ग्रिफिथ के बारे में पूछती है। वो कहती है अभी तक उनके पकड़े जाने की कोई खबर नहीं आई। प्रिंसेस कहती है शुक्र है मेरे पापा ने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। लेकिन मन में दासी सोच रही थी कि मुझे माफ करना प्रिंसेस, मैं आपको नहीं बता सकती कि ग्रिफिथ को पकड़ने के लिए महाराज ने और सोल्जर्स को भेजा है। तभी प्रिंसेस खिड़की पर खड़ी होकर ग्रिफिथ के बारे में सोच रही होती है और फिर हमें पता चलता है कि उस वक्त ग्रिफिथ ने होठ हिलाकर क्या कहा था। उसने बोला था कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। तभी प्रिंसेस को आसमान में एक अजीब सा पक्षी दिखता है, लेकिन असल में वो बैटमैन जैसे दिखने वाला नॉसफेरतुस ज़ोद होता है जो कि कहीं जा रहा है। अब हम हॉक्स के पास वापस आते हैं, जहाँ गर्ड्स की घाव कैस्का सिल रही होती है और जीवदो ग्रिफिथ की पट्टी कर रहा होता है। फिर वो दोनों उन दोनों को आराम करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। कैस्का जीवदो से पूछती है ग्रिफिथ की हालत अब कैसी है। वो कहता है कि उसके हाथ और पैर अभी जिस हालत में है उसके हिसाब से वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा और ना ही वो तलवार तक को उठा पाएगा। ये सुनकर कैस्का शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि गार्ड्स ग्रिफिथ से बातें कर रहा होता है। वो कहता है तुम्हें इस मास्क में गर्मी नहीं लग रही, तुम इसे उतार सकते हो, अभी यहाँ हम दोनों ही हैं सिर्फ। तभी ग्रिफिथ अपने आर्मर की तरफ इशारा करता है, क्या तुम्हें पहनना है वो? गार्ड्स जोर जोर से हंसकर कहता है तुम बिल्कुल नहीं बदले, और फिर वो उसे उसका आर्मर पहनाता है। और तभी हम पीछे देखते हैं कि वो डीमन फिर जिंदा हो गया है और उनके सोल्जर्स को मारकर वो उनके पास आ रहा है। चैप्टर 68 द फ्लाइंग वन। हम देखते हैं कि वो डीमन गर्ड्स और ग्रिफिथ के पास पहुंच जाता है और हाथ मारकर उनका कैरेवान पलट देता है और कहता है मुझे मरना नहीं है। गर्ड्स कहता है तुम फिर आ गए, और फिर वो ग्रिफिथ को पकड़ लेता है। वो कहता है कोई होशियारी मत करना वरना मैं इसे कुचल दूंगा, इतनी ताकत तो है मेरे पास अभी। वो ग्रिफिथ से कहता है हमारे पास अब टाइम नहीं है, अगर मैं अभी मरा
तो मैं मेलस्ट्रॉम में कैद हो जाऊंगा, जो कि एक आत्माओं का समुद्र होता है। प्रोलॉग की चैप्टर्स में देखा होगा, जब एक अपोस्टलिस मरता है तो वो आत्माएं उसे अपने साथ खींच कर ले जाती हैं और फिर मरने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिलती। वो कहता है बुलाओ नहीं, अगर तुम उनमें से एक बनोगे तो तुम्हारे पास वो क्रिम्सन व्हीलेज जरूर होगा। चलो जल्दी बुलाओ हमारे गार्डियन एंजल्स को, द 4 गॉड हैंड्स। कैस्का कहती है ग्रिफिथ को छोड़ दो, वैसे भी तुम अब जीत नहीं सकते। वो कहता है क्या बात है, तुम सब सिर्फ इस बंदे के लिए अभी तक अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। तुम सबको अभी तक नहीं पता चला क्या कि तुम्हारा ये कीमती खिलौना अब बुरी तरह टूट चुका है। और फिर वो उसके सारे कपड़े उतार कर उन्हें उसका शरीर दिखाता है। देखो अपने टूटे हुए खिलौने को, इसका पूरा मांस इसकी बॉडी से उतार दिया गया है। अब ना तो ये चल सकता है और ना ही बोल सकता है। ये दिखाकर वो हॉक्स की हिम्मत को तोड़ रहा था कि जिसके लिए तुम लड़ रहे हो वो तो बहुत पहले ही मर चुका है। गर्ड्स को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उस वक्त कुछ कर भी तो नहीं सकता था। तभी वो डीमन नोटिस करता है कि बेलेट तो ग्रिफिथ के पास है ही नहीं। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, और तभी उसके पीछे ज़ोद आ जाता है। चैप्टर 69 द इमोर्टल वंस। ज़ोद को वहां देखकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर वो अपने सींग उसके शरीर में घुसेड़ कर उसे उठा देता है। वो डीमन कहता है ज़ोद ये तुम क्या कर रहे हो, क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है? ऐसा नहीं हो सकता, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यही तो हम अपोस्टलिस को कहा गया था। मुझे इस आदमी को मारने का काम मिला है, अब चाहे ये वो 5th वन ही क्यों ना हो। ज़ोद कहता है ऐसा है तो मुझे भी तुम्हें बीच में से फाड़ने का काम मिला है। वो कहता है रुको ज़ोद, हम दोनों तो एक ही साइड से हैं और वैसे भी इसके पास वो बीलित नहीं है, हम शायद गलत समझ रहे हैं, ये वो नहीं हो सकता। और फिर ज़ोद उसे बीच में से चीर देता है। गर्ड्स ग्रिफिथ को पकड़ लेता है और ज़ोद ग्रिफिथ की आंखों में देखता हुआ कहता है वो जल्दी ही तुम्हारे हाथों में वापस आएगा, यही नेचर है। और फिर वो अपने पंख फड़कारता है। गर्ड्स उसे जाते हुए पूछता है ये एक्लिप्स है क्या? तुमने मुझसे कहा था कि मैं इस मौत से भाग नहीं सकता, आखिर इस सब का मतलब क्या है? वो कहता है तुम्हें जल्दी ही पता चलेगा। और फिर वो उड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद वो मरे हुए डीमन के आसपास जमीन से कई सारी आत्माएं निकलती हैं और उसकी बॉडी को अंदर आत्माओं के समुद्र में खींच कर ले जाती हैं और वहां सिर्फ उसकी असल इंसानी शरीर रह जाता है, जो कि एक बूढ़े आदमी का था। ये सब देखने के बाद उन सबको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये अभी क्या देखा। और यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इसके अगले पार्ट्स थोड़े लंबे होंगे तो तैयार रहना, क्योंकि असल बजर की स्टोरी अब चालू होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब पता ही है तुम्हें, कर दो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।